दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे आईएमएस मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को कि ये क्या होता है और ये कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है एंड इसके आने से आपकी जीएसटी रिटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आईएमएस के फ्लो को पूरी तरह डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आईएमएस को लेकर अभी भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आईएमएस अक्टूबर 2024 से आपके पोर्टल पर लाइव हो जाएगा। आईएमएस के आने के बाद आपका आईटीसी क्लेम करने का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जीएसटीआर 2B से पहले आपके इनवॉइस आईएमएस में जाएंगे और आप जिसे चाहेंगे वही आपका इनवॉइस 2B में जाएगा और उसी का आप 3B में आईटीसी क्लेम कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे आईएमएस को कि रिटर्न का फ्लो क्या रहेगा आईएमएस के आने के बाद। तो थोड़ा पहले इस ग्राफ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अभी जो करंट में हमारी रिटर्न जाती है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है और क्या प्रोसेस रहता है हमारी रिटर्न्स का जाने का। तो देखिए, जो पूरे महीने में आप सेल, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू करते हो उसको आप जीएसटीआर1 में दिखा देते हो। तो जीएसटीआर1 आपका 1 तारीख को अवेलेबल हो जाता है और लास्ट डेट उसकी 11 तारीख रहती है। तो 11 तारीख को आप जीएसटीआर1 फाइल कर देते हो और उसके बाद आपका 14 तारीख को 2B जनरेट होता है, जो कि फाइनल 2B जनरेट होता है। और उसके बाद आप जीएसटीआर 3B को फाइल करते हो, जिसकी लास्ट डेट 20 तारीख होती है हर महीने की। तो इस तरह से अभी आपकी रिटर्न का फ्लो होता है। लेकिन आईएमएस के आने के बाद ये सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। आपकी रिटर्न का फ्लो भी चेंज हो जाएगा और आपके आईटीसी क्लेम करने का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आईएमएस के आने के बाद क्या फ्लो रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही जीएसटीआर1 अवेलेबल होती है तो सेलर क्या करता है, अपने जीएसटीआर1 में अपलोड कर देता है जितने भी उसने इनवॉइस इशू करे थे, या फिर डेबिट नोट हो या फिर क्रेडिट नोट हो, वो सारे के सारे अपने जीएसटीआर1 पोर्टल पर अपलोड करता है या सबमिट कर देता है। तो वो सारे इनवॉइस वायर के आईएमएस पोर्टल पर दिखने लग जाएंगे और साथ ही साथ उसका 2B भी जनरेट होगा, जो कि ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। अभी क्या होता है, अभी आप जो रिटर्न देखोगे तो उसमें क्या होता है कि फाइनल 2B जनरेट होता है, लेकिन आईएमएस के आने के बाद आपका ड्राफ्ट 2B जनरेट होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो आईएमएस के पोर्टल पर इनवॉइस दिखेंगे वायर को और उसका ड्राफ्ट 2B जनरेट होगा। और ये ड्राफ्ट 2B क्या होता है मैं बता देता हूं कि ड्राफ्ट 2B वो होता है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो उसको ड्राफ्ट 2B बोलते हैं। वो फाइनल 2B नहीं होता। तो जब बायर के पोर्टल पर इनवॉइस दिखेंगे तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो एक्शन ले या फिर कोई भी एक्शन ना ले। तो देखो, एक्शन तो वो 2 केसेस में लेगा, या तो उसको कोई रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग करना है, और थर्ड ऑप्शन उसका है कि एक्सेप्ट अगर कोई करना है। लेकिन एक्सेप्ट के केस में क्या है, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते तो आपके सारे के सारे इनवॉइस डीम्ड एक्सेप्ट माने जाएंगे और वो सारे के सारे आपके जीएसटीआर 2B में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब आप उन सब का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जीएसटीआर 2B रिकम्प्यूट करना है, और रिकम्प्यूट करने के बाद आपका फाइनल 2B यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप जीएसटीआर 3B यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो आप 2 तरीके के एक्शन ले सकते हो, या तो किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकते हो या पेंडिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गवर्नमेंट ने क्लियर बोला हुआ है कि जो आईएमएस है आपको एक्शन लेना या न लेना ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो एक्शन लो, ना चाहो तो मत लो। मतलब ये एज ए फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है, ना कि ये कोई मैंडेटरी है। तो आप इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये आपके ऊपर सरकार ने कोई बर्डन नहीं डाला, ये आपकी फैसिलिटी के लिए है। और ये एक तरह से देखी जाए तो अच्छी भी चीज है, क्योंकि कई बार आप अनचाहे इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में दिख जाते हैं, उनको आप इस आईएमएस से मैनेज कर सकते हो। मतलब अपना आईटीसी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जो आपके हिसाब से सही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्शन। अगर लेते हैं तो एक एक्शन लेंगे, पहला जो है पेंडिंग का। तो अगर पेंडिंग का एक्शन लेते तो आप पर और आपके सेलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, दीज इनवॉइस विल बी ट्रांसफर्ड टू आईएमएस एंड इन नेक्स्ट मंथ दे कैन बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और केप्ट पेंडिंग फॉर फ्यूचर आईएमएस। कि अगर आप किसी भी इनवॉइस को पेंडिंग करोगे तो वो आपके आईएमएस के पोर्टल में ही रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर देते। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे तो वो आपके आईएमएस पोर्टल में ही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा।
तो ये तो हो गया पेंडिंग वाला ऑप्शन। इसमें सेलर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आप पर इफेक्ट पड़ेगा कि आप जिस इनवॉइस को पेंडिंग करोगे उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, वो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा आपके आईएमएस पोर्टल पर। लेकिन जब आप किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करते हो तो आपके एंड पे क्या फर्क पड़ेगा और आपके सप्लायर के एंड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने वाली चीज यहां पर है, तो इसको आप ध्यान से समझना। तो दोस्तों देखो, अगर आपको लगता है आपके सप्लायर मतलब सेलर ने अगर कोई भी इनवॉइस ऐसा डाल दिया जिसमें अमाउंट डिफरेंस है या फिर आपको कुछ उस इनवॉइस में गड़बड़ी लगती है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। और रिजेक्ट करने से आपके हैंड पे जो फर्क पड़ेगा वो मैं बता देता हूं, आप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। These invoice will be part of rejected ITC in GSTR 2B and shall not be available in GSTR 3B। इसका मतलब हिंदी में मैं बता देता हूं कि आप ऐसे इनवॉइस को जो रिजेक्ट कर दोगे तो उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते और वो आपके 2B में भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप पर तो इतना सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके सप्लायर के एंड पे क्या फर्क पड़ेगा इसको ध्यान से समझ लेना। मान लो आपने कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर इनवॉइस किसी को भी रिजेक्ट करते हैं तो आपके सप्लायर को क्या होगा, सप्लायर लायबिलिटी इन सब्सिक्वेंट मंथ GSTR 3B विल बी इंक्रीज इन स्पेसिफिक केसेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने ये 4 कंडीशन यहां पे दी हुई हैं कि अगर इन 4 कंडीशन के चलते आप रिजेक्ट करते हो किसी इनवॉइस को तो इन केसेज में सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें सप्लायर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये 4 कंडीशन क्या हैं इनको हम समझ लेते हैं। देखो, इन 4 कंडीशन के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो को ही अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा देर हुई नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, मैं आपको इन 4 कंडीशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन आपको डिटेल में इन 4 कंडीशन को समझना है तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड होने वाली है, उसको आप देख लेना। तो देखो, पहली कंडीशन क्या है, ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड। अगर आप किसी ओरिजिनल क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करते हो तो आपके सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय रिसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। देखिए, क्रेडिट नोट में अपवर्ड अमेंडमेंट के साथ आपका सप्लायर आपको अगर कोई क्रेडिट नोट देता है तो उस केस में भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो आपके सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज हो जाएगी। देखो, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं अगर ठीक से समझ नहीं आया हो तो, कि आपके सप्लायर ने आपको एक ओरिजिनल क्रेडिट नोट दिया, आपने वो रिजेक्ट कर दिया, तो सप्लायर क्या करता है आपका कि वो उस क्रेडिट नोट में अमाउंट बढ़ा के फिर से क्रेडिट नोट दे देता है। मान लो पहले 10,000 का दिया था और बाद में 11,000 का अमाउंट करके उसको फिर से आपको दे देता है। आप वो 11,000 वाले को भी रिजेक्ट कर देते हो तो जो 10,000 और 11,000 में डिफरेंस रहेगा उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपके सप्लायर की नेक्स्ट मंथ में जाके। और सेम चीज यहां थर्ड कंडीशन में है कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम। मतलब अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट के साथ आपको कोई क्रेडिट नोट मिलता है तो आप उसको अगर रिजेक्ट कर देते हो तो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में जाके। और फोर्थ कंडीशन को समझ लेते हैं, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द इनवॉइस डेबिट नोट। मतलब इनवॉइस और डेबिट नोट सेम ही चीज हो गई। rejected by the recipient where original invoice debit note was accepted by him and respected GSTR 3B also been filed। मतलब डाउनवर्ड अमेंडमेंट के साथ अगर आपको कोई वो इनवॉइस या डेबिट नोट देता है, अब तक तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की बात हो रही थी तीनों में, अब यहाँ पे डेबिट नोट की बात हो रही है कि इनवॉइस या और डेबिट नोट दोनों में से कुछ भी देता है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो उस कंडीशन में आपके सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके सप्लायर पे ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे अगर आप किसी भी इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देते हो तो इन चीजों का अब आप ध्यान रखना कि आईएमएस के आने के बाद अब आपको सारी चीजें ध्यान से करनी है, क्योंकि आप जो एक्शन ले लोगे उसका इफेक्ट आपके सप्लायर पे भी पड़ेगा और आप पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी आपको आईएमएस को समझाने की, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।